बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि पीएम मोदी की वरिष्ठ मंत्रियों के संग बैठक, इसमें मुफ्त अनाज, मजदूरों को किराए पर घर, मोदी कैबिनेट की बैठक में लिए गए ये फैसले। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी की वजह से लड़खड़ाई देश की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने की कोशिशें जारी है। केंद्र सरकार तमाम ऐसे कदम उठा रही है ताकि देश की अर्थव्यवस्था को फिर से रफ्तार मिल सके। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में स्वयं भी काफी रुचि ले रहे हैं। बुधवार को ही पीएम नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग बुलाई। आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। 5 महीने मुफ्त अनाज, प्रवासी मजदूरों को किराए पर घर, जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में 12,750 करोड़ रुपए के निवेश को लेकर बैठक में फैसले लिए गए। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पिछले 3 महीने में 81 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलो अनाज मुफ्त मिला है। जो अनाज 2 रुपए और 3 रुपए में मिलता है वो मिलता रहा, लेकिन ये अनाज मुफ्त मिला है। इसका मतलब ये है कि पिछले 3 महीने में प्रति व्यक्ति को 15 किलो अनाज मिला है। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि पिछले दिनों पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे विस्तार करने की घोषणा की थी। आज मंत्रिमंडल ने उसको लागू किया है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक ये योजना लागू रहेगी, जिसमें एक व्यक्ति को 5 किलो मुफ्त अनाज मिलेगा। दोस्तों आपको बता दें कि प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 107 शहरों में 1,08,000 छोटे मकान बनकर तैयार हैं। इन मकानों को प्रवासी मजदूरों को किराए पर देने का सरकार ने फैसला लिया है। मजदूरों को किराए पर सस्ता मकान नहीं मिलता था, लेकिन अब सरकार ने उनके लिए ये फैसला लिया है। उन्होंने आगे बताते हुए जानकारी दी कि देश में 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं। सरकार इनमें 12,750 करोड़ रुपए का निवेश भी करेगी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिया आड़े हाथों, कहा कि हर किसी को खरीदा नहीं जा सकता। दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरकार ने गांधी परिवार से जुड़े 3 ट्रस्टों की जांच के लिए एक समिति गठित की है। सरकार के इस कदम के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी काफी आक्रामक हो गए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जो सच से मुकाबला करते हैं उनकी कोई कीमत नहीं होती और उन्हें धमकाया नहीं जा सकता। दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मिस्टर मोदी मानते हैं कि दुनिया उनके जैसी है। उन्हें लगता है कि हर किसी की कोई कीमत होती है और उसे धमकाया जा सकता है। वह कभी नहीं समझेंगे कि जो सच के लिए मुकाबला करते हैं उनकी कोई कीमत नहीं होती और उन्हें धमकाया नहीं जा सकता। दोस्तों आपको बता दें कि दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री गांधी परिवार से जुड़े 3 ट्रस्टों में कथित वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर जांच करेगा। गृह मंत्रालय ने इसके लिए एक अंतर मंत्रालयीय समिति बनाई है, जो कि राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच करने का काम करेगी। जांच का नेतृत्व ईडी के एक स्पेशल डायरेक्टर करेंगे। इस बात का पता लगाया जाएगा कि गांधी परिवार से जुड़े दोनों ट्रस्टों ने नियमों का उल्लंघन तो नहीं किया है। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि पटना में 10 से 16 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन, डीएम ने दिए हैं आदेश। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में 10 से 16 जुलाई तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है। इस बाबत डीएम ने आदेश जारी कर दिया है। बुधवार को बिहार में महामारी के 739 मामले सामने आए, जिसमें पटना में 234 केस दर्ज किए गए। राज्य में अब तक महामारी पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 13,274 है। दोस्तों आपको बता दें कि राज्य में महामारी के बढ़ते मामलों को लेकर विपक्षी दल नीतीश सरकार पर हमलावर है। मंगलवार को तेजस्वी यादव ने टेस्टिंग को लेकर सवाल उठाए थे। इस मसले पर उनके निशाने पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी रहे। तेजस्वी ने सरकार को चुनौती दी कि वह साबित करे कि किस दिन 9,000 टेस्ट हुए हैं। अगर ऐसा होता है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उन्होंने कहा कि बिहार में महामारी संक्रमण अप्रत्याशित रूप से बढ़ चुका है। सरकार को कहीं कोई चिंता नहीं है, न जांच की न इलाज की। पूरा मंत्रिमंडल, प्रशासन और सरकार चुनावी रैलियों में व्यस्त है। सरकार आंकड़े छिपा रही है। अगर सरकार नहीं संभली तो अगस्त सितंबर तक स्थिति और भयावह हो सकती है। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि कैट की योजना, राखी से दिवाली तक चाइनीज माल का बहिष्कार, भारतीय सामान का होगा व्यापार। तो बता दें कि महामारी और चीन के साथ जारी तनातनी के बीच अगले महीने यानी कि अगस्त से त्योहारों का सीजन शुरू हो रहा है। त्योहारों का ये सीजन नवंबर तक चलेगा। इस दौरान राखी, जन्माष्टमी, गणेश उत्सव, नवरात्रि, दुर्गा पूजा, धनतेरस, दिवाली, भैया दूज, छठ और तुलसी विवाह जैसे त्योहार मनाए जाएंगे। इन त्योहारों में भारतीय सामानों की पर्याप्त उपलब्धता
सुनिश्चित करने के लिए रिटेल कारोबारियों के संगठन कैट ने एक विस्तृत योजना बनाई है। कैट ने देश के सभी व्यापारी संगठनों को इस संदर्भ में संदेश जारी किया है। कैट की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि संगठन आगामी त्योहारों में उपयोग में आने वाली वस्तुओं की एक सूची तैयार कर रहा है। संगठन के मुताबिक यह सूची 11 नवंबर तक तैयार हो जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक कैट ने देश के सभी प्रदेशों में काम कर रहे कैट के राज्य स्तरीय टीम तथा अन्य प्रमुख व्यापारी संगठनों को ये सलाह दी है कि वे इन त्योहारों से संबंधित भारतीय सामान बनाने वाले निर्माता, कारीगर, लघु उद्योग, कुम्हार, महिला उद्यमी, स्वयं उद्यमी, स्टार्टअप, इन सब से संपर्क करके एक डेटा इकट्ठा करें कि उनके राज्य में कितनी मात्रा में ये सामान बनते हैं। साथ ही खपत को लेकर भी डेटा इकट्ठा करने को कहा गया है। इसके लिए कैट ने 15 जुलाई की अंतिम तारीख तय की है। आपको बता दें कि इसके बाद कैट एक बड़ा डेटा बैंक तैयार करेगा, जिसके अनुरूप कैट देश भर में मांग और आपूर्ति के बीच एक तालमेल बिठाकर ये सुनिश्चित करेगा कि देश में कहीं भी भारतीय सामान का अभाव न हो और सामान बाजार में मुकाबले में बना रहे। तो दोस्तों, इस बार इन त्योहारों पर आप भी कीजिए चीनी सामान का बहिष्कार और घर लाइए देश में बना हुआ सामान। और इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि 15 अगस्त के बाद शुरू हो सकती है संसद, गैलरी में बैठेंगे एमपी, चीन और महामारी पर चर्चा संभव। दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी संकट काल के बीच संसद के मानसून सत्र की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार की ओर से सभी सावधानियों के बीच इस सत्र को बुलाया जा सकता है। 15 अगस्त के बाद अगस्त के तीसरे या फिर आखिरी हफ्ते में मानसून सत्र को बुलाया जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी संकट की वजह से इस बार संसद की कार्यवाही कुछ अलग तरीके की होगी। संसद का ये सत्र लगभग 1 महीने तक चलेगा। संसदीय नियमों के अनुसार इस सत्र को 23 सितंबर तक जारी रखना होगा। इस मानसून सत्र में सरकार को 11 अध्यादेशों को संसद के दोनों सदनों से पास करवाना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो अध्यादेश लैप्स हो जाएंगे और एक बार फिर से इन्हें कैबिनेट से मंजूरी दिलवानी होगी। गौरतलब है कि पिछले सत्र और इस सत्र के बीच कई बड़े मुद्दे सामने आ चुके हैं। इसमें महामारी का संकट और चीन के साथ लद्दाख में हुए तनाव भी शामिल होंगे। सूत्रों की माने तो सरकार विपक्ष से इस मसले पर बहस करने को तैयार है। विपक्ष इन मसलों पर लगातार सरकार को घेर रहा है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं कि संसद में दो हाथ करने को सरकार तैयार है। दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि भारत में 2021 की सर्दियों में रोजाना आ सकते हैं महामारी के 2,87,000 मामले। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका के प्रतिष्ठित MIT के शोधकर्ताओं के अध्ययन मॉडल के मुताबिक अगर महामारी का टीका या दवा विकसित नहीं हुई तो 2021 की सर्दियों के अंत तक भारत में रोजाना 2,87,000 नए मामले सामने आ सकते हैं। शोधकर्ताओं ने 84 देशों में भरोसेमंद जांच आंकड़ों के आधार पर गतिशील महामारी मॉडल विकसित किया। इन 84 देशों में दुनिया की 4.75 अरब लोग रहते हैं। आपको बता दें कि संक्रमण से प्रभावित 10 देशों के दैनिक संक्रमण दर के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि भारत में वर्ष 2021 की सर्दियों के अंत तक रोजाना 2,87,000 नए मामले आ सकते हैं। इसके बाद अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, इंडोनेशिया, ब्रिटेन, नाइजीरिया, तुर्की, फ्रांस और जर्मनी का स्थान होगा। आपको बता दें कि शोधकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि पूर्वानुमान केवल संभावित खतरे को बताता है, न कि भविष्य के मामलों की भविष्यवाणी करता है। शोधकर्ताओं ने कहा कि कड़ाई से जांच और संक्रमितों से संपर्क को कम करने से भविष्य में मामले बढ़ने का खतरा कम हो सकता है, जबकि लापरवाह रवैये और खतरे को सामान्य मानने से महामारी विकराल रूप ले सकती है। दोस्तों, ये रिपोर्ट डराती जरूर है, पर ये डराने के लिए नहीं है। अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो मास्क जरूर पहने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी जरूर करें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सेना ने सभी सैनिकों के लिए फेसबुक और टिकटॉक सहित 89 ऐप को किया बैन। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय सेना ने अपने सभी सैनिकों के लिए अधिकतर मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। कुल मिलाकर 89 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है और उसमें फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम जैसे ऐप भी शामिल हैं। जिन 89 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है उसके बारे में सभी सैनिकों को कह दिया गया है कि 15 जुलाई तक अपने फोन से डिलीट कर दें। जिन 89 ऐप को डिलीट करने के लिए कहा गया है उनमें सिर्फ सोशल मीडिया ऐप नहीं है, बल्कि कई गेमिंग और ई-कॉमर्स ऐप भी हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि फेसबुक, टिकटॉक और इंस्टाग्राम के अलावा स्नैपचैट, सॉन्ग्सपीके, वीचैट, हाइक, लाइकी, शेयरिट, ट्रू कॉलर, पबजी, टिंडर जैसे ऐप पर भी रोक लगा दिया गया है। सभी 89 मोबाइल ऐप में चीन की वे ऐप्स भी शामिल हैं जिनके ऊपर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने पिछले हफ्ते चीन से संबंध रखने वाले 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें लोकप्रिय टिकटॉक और यूसी ब्राउजर जैसे ऐप भी शामिल हैं। सरकार ने कहा कि ये ऐप देश की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक है। दोस्तों, जिस तरीके से चीन ने किया उसको अब मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।
इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि चौबेपुर के एसओ रहे विनय तिवारी और हल्का प्रभारी के शर्मा गिरफ्तार, अमर दुबे की पत्नी भी हिरासत में। दोस्तों आपको बता दें कि दहशतगर्द विकास दुबे से नजदीकियां चौबेपुर थाने में निलंबित थाना प्रभारी विनय तिवारी और हल्का प्रभारी के शर्मा को ले डूबी। मुठभेड़ के समय पुलिस की जान जोखिम में डालने के आरोप में थाना प्रभारी विनय तिवारी और हिस्ट्री शीटर के लिए मुखबरी करने में हल्का प्रभारी के शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले मंगलवार को विकास से संबंधों के शक में चौबेपुर के पूरे थाने पर कार्रवाई की गई। इसमें 68 पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की गई है, जबकि चौबेपुर एसओ 2 दरोगा और 1 सिपाही को सस्पेंड करके 10 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया जा चुका है। अभी कई और पुलिस कर्मी रडार पर हैं। आपको बता दें कि 5 लाख का इनामी मोस्ट वांटेड विकास दुबे फरीदाबाद में पुलिस के हाथ से फिसल गया। हालांकि उसका एक साथी हत्थे चढ़ा। आपको बता दें कि हमीरपुर में एसटीएफ और पुलिस से हुई मुठभेड़ में विकास का साथी अमर दुबे मारा गया। आपको बता दें कि निलंबित थाना प्रभारी और हल्का प्रभारी को मुठभेड़ के समय पुलिस की जान जोखिम में डालने, मौके से फरार होने, विकास दुबे से संबंध और दबिश की पूर्व सूचना देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके न्यायिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दोस्तों आपको बता दें कि हमीरपुर मोदहा में एसटीएफ की मुठभेड़ में मारे गए अमर दुबे की पत्नी शशि को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसी कंपनियों को अगस्त से बताना होगा हर प्रोडक्ट का सोर्स। चीनी उत्पादों पर नकेल कसने के लिए सरकार की बड़ी पहल। दोस्तों आपको बता दें कि ई कॉमर्स कंपनियों के प्लेटफॉर्म पर बिकने वाले सामान पर अगस्त से ये बताना पड़ेगा कि यह सामान भारत में बना है या किसी और देश से आया है। अभी कई सामान के पैकेट पर यह नहीं लिखा होता कि यह सामान कहां बना है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ से एक ई कॉमर्स कंपनियों को जुलाई आखिर तक प्रोडक्ट के सोर्स को प्रोडक्ट पर दर्शाना शुरू करने के लिए कहा गया है। हालांकि इस संबंध में DPIIT की तरफ से कोई आधिकारिक निर्देश जारी नहीं किया गया है, लेकिन चीन से आने वाले सामान को रोकने और मेक इन इंडिया के प्रोत्साहन के लिए विभाग जल्द से जल्द इस काम को शुरू करना चाहता है। बुधवार को इस मामले में ई कॉमर्स कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक हुई। लगभग 15 दिन पहले भी इस मामले में ई कॉमर्स कंपनियों के साथ बैठक की गई थी। सूत्रों के मुताबिक अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनियों ने सरकार के सामने ये दलील रखी है कि उनके प्लेटफॉर्म पर 15 करोड़ से अधिक विक्रेता हैं और इतने कम समय में सभी विक्रेताओं द्वारा अपने प्रोडक्ट पर सोर्स को दर्शाना आसान नहीं होगा। ई कॉमर्स कंपनियों ने कहा कि वे उन विक्रेताओं को टेक्निकल सपोर्ट मुहैया करा सकती हैं, बाकी का काम विक्रेता का होगा। ऐसे में पूरी जानकारी जुटाकर प्रोडक्ट पर सोर्स को लिखना या दर्शाने के काम को सुचारू होने में कम से कम 2 से 3 महीने लग सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि प्रोडक्ट के सोर्स का मूल पता करने पर भी असमंजस बरकरार है। कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके कच्चे माल कई देशों से आते हैं और फिर उसे भारत में असेंबल किया जाता है। हालांकि बैठक में इस बात को साफ कर दिया गया है कि भारत में असेंबल होने वाले प्रोडक्ट को मेक इन इंडिया की श्रेणी में रखा जाएगा। तो दोस्तों आप भी कमर कस लीजिए, कभी भी ऑनलाइन सामान खरीदे तो उसके सोर्स को जरूर पता करें, यानी कि वो बना कहाँ है।